गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो कल के लेक्चर में आप लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। आज मेंडलीव की आवर्त सारणी की हम उपयोगिता और उनके दोष के बारे में पढ़ेंगे और मेंडलीव की आवर्त सारणी को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले आप लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या पढ़ेंगे? उपयोगिता। उपयोगिता मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता पढ़ेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या उपयोगिता थी, मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दे दी थी उसके बाद क्या क्या इससे आप लोगों को लाभ हुआ और क्या क्या इससे आप लोगों को हानि हुई, वो चीजें आज हम सभी पढ़ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हम उपयोगिता की बात करेंगे और उपयोगिता की बात में नंबर 1 पॉइंट की हम बात करेंगे तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। पहली उपयोगिता तो यही थी कि तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। मेंडलीव ने तत्वों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो अभी तक किसी भी आवर्त सारणी के निर्माण में नहीं पाया गया, नहीं देखा गया। केवल मेंडलीव की ही आवर्त सारणी में तत्वों का सुव्यवस्थित अध्ययन हुआ और उन्होंने अपने वर्गीकरण में तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो सभी तत्व सुव्यवस्थित तरीके से हमें दिखाई दिए। मेंडलीव ने 115 तत्वों को 9 वर्गों में शामिल कर दिया था जो कि एक बहुत ही सुव्यवस्थित वर्गीकरण का आधार था। तो पहला पॉइंट तो यही बना आप लोगों का कि मेंडलीव ने तत्वों का जो व्यवस्थित वर्गीकरण किया था वो सुव्यवस्थित किया। पहला पॉइंट यही है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया जो किसी भी आवर्त सारणी में देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने 115 तत्वों को केवल 9 वर्गों में ही स्थान दे दिया था। कितने तत्वों को? 115 तत्वों को 9 वर्गों में, तत्वों को 9 वर्गों में शामिल कर दिया। क्लियर? तो पहला उपयोगिता आप लोगों को पता चल गई कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली उपयोगिता क्या थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया जो किसी भी आवर्त सारणी में देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने 115 लगभग 115 तत्वों का 9 वर्गों में क्या कर दिया? सुव्यवस्थित तरीके से शामिल कर दिया। नंबर दूसरा पॉइंट है आप लोगों के तत्वों के गुणों का अध्ययन। उपयोगिता नंबर 2, तत्वों के गुणों का अध्ययन। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की, उन्होंने तत्वों को सुव्यवस्थित वर्गीकृत किया तो उन तत्वों के गुणों के बारे में पूर्ण रूप से क्या हो सका? उनका अध्ययन हो सका। जिस वर्ग में तत्व शामिल थे उस वर्ग का एक तत्व के गुणों का अध्ययन करने पर उस वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों के गुण बिल्कुल क्या होते थे? एक समान होते थे। तो तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में इनको क्या प्राप्त हुई? सफलता प्राप्त हुई। अर्थात एक ही वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों में से यदि एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लिया जाए तो वही गुण उस वर्ग में जितने भी तत्व उपस्थित थे उन सभी तत्वों के गुणों के कैसे होते हैं? समान होते हैं। अर्थात वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में से एक तत्व के गुणों का अध्ययन करने पर उस वर्ग के सभी तत्वों के गुणों का क्या हो जाता था? अध्ययन हो जाता था। तो तत्वों के गुणों का क्या करने में? अध्ययन करने में क्या प्राप्त हुई? सफलता प्राप्त हुई। सफलता का मतलब क्या? जो 9 वर्ग थे, 8 वर्ग थे, उन 8 वर्ग, 9वां वर्ग तो कैसा था आप लोगों का? अपूर्ण था। और 8 कैसे थे आप लोगों के? पूर्ण थे। 1 से लेकर 8 तक कैसे थे? पूर्ण।
क्लियर हो गई बात सबके। और यानी कि तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में क्या प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई। एक ही वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों में से यदि एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लिया जाए तो उस वर्ग में जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों के गुणों का क्या हो जाता था, अध्ययन हो जाता था। और ये केवल मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ही देखने को मिला। तो दो उपयोगिता पड़ी। पहली उपयोगिता तो तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया। उन्होंने लगभग 115 तत्वों को 9 वर्गों में शामिल किया। जो 9वां वर्ग था वो तो अपूर्ण था, अर्थात कौन सी गैस के लिए, अक्रिय गैसों के लिए था। और 1 से 8 वर्ग में पूर्ण थे उस समय। किस समय? जब मेंडलीफ ने यह आवर्त नियम दिया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट था तत्वों के गुणों का अध्ययन में क्या प्राप्त हुई, सफलता। मैंने कहा मेंडलीफ ने जितने भी वर्ग बनाए थे उन वर्गों में तत्व थे, जितने उन तत्वों में से यदि एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लिया जाए तो वर्ग में उपस्थित जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन हो जाता था। तो तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में क्या प्राप्त हुई, सफलता। नए तत्वों की खोज, नए तत्वों की खोज, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब अच्छा है। इसको इसी के आधार पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता के बारे में बताया गया था। नए तत्वों की खोज। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी अपनी आवर्त सारणी में क्या छोड़ा था, रिक्त स्थान छोड़ा था। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में नए तत्वों, जो खोजे जाने वाले तत्व थे, उनके लिए भी क्या छोड़ा था, रिक्त स्थान छोड़ा था। अर्थात उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में भी बता दिया था। तो नए तत्वों की खोज का मतलब मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। जो नए तत्वों के खोज के लिए मार्ग प्रदान करता है। ध्यान से, मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, अर्थात छोड़ दिए थे जो नए तत्वों के खोज के लिए क्या प्रदान करता है, मार्ग। जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में नए तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिए थे तो जब भी वो तत्व खोजे जाएंगे उन्हें उस आवर्त सारणी में क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है आप लोगों के स्कैंडियम, गैलियम व जर्मेनियम। एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम व जर्मेनियम। एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, और एक का सिलिकॉन। ध्यान से एग्जाम्पल पे देखेंगे। एग्जाम्पल, मेंडलीफ ने स्कैंडियम, गैलियम व जर्मेनियम
मेंडलीफ ने स्कैंडियम, गैलियम व जर्मेनियम नामक तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में पहले ही रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और उनके स्थान पर उन्होंने एका बोरॉन, यानी स्कैंडियम का नाम तो उन्होंने क्या रख दिया था, एका बोरॉन, गैलियम का नाम उन्होंने क्या रख दिया था, एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का नाम उसने क्या रख दिया था, एका सिलिकॉन। तो इन नामों से पहले ही एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के नाम पहले ही मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में छोड़ दिए थे। जब इन तत्वों की खोज हुई तो एका बोरॉन को स्कैंडियम नाम दिया गया, एका एल्यूमिनियम को गैलियम नाम दिया गया और एका सिलिकॉन को हम लोगों ने जर्मेनियम नाम दिया गया। लेकिन इन तत्वों के लिए रिक्त स्थान पहले ही मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में छोड़ दिए थे। इसलिए मैंने लिखा है मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया। मतलब स्कैंडियम के लिए तो उन्होंने एका बोरॉन तत्व डाल दिया था, गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन नाम रख के और आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे अच्छी विशेषता थी। और भी कई उपयोगिता हैं, जैसे उन्होंने परमाणु भार को सुव्यवस्थित किया आगे, लेकिन तीन ही इंपोर्टेंट है, अपन लोग पढ़ लेते हैं। तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया, अर्थात मेंडलीफ ने तत्वों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया। लगभग 115 तत्वों को 9 वर्गों में शामिल कर दिया। 9 वर्ग का मतलब 1 से 8 तक तो लगभग उन्होंने पूर्ण कर लिए थे। 9वां वर्ग अक्रिय गैसों के लिए छूटा हुआ था, जो इसकी कमी थी। तत्वों के गुणों का अध्ययन उन्होंने सफलतापूर्वक किया, अर्थात एक ही वर्ग में जितने भी तत्व थे, यदि उस वर्ग में उपस्थित इतने सारे तत्वों में से यदि एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लिया जाए तो उस वर्ग के पूरे तत्वों के गुणों का क्या हो जाता था, अध्ययन हो जाता था। तीसरा है नए तत्वों की खोज। मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अपनी आवर्त सारणी में क्या छोड़ दिया था बेटा, रिक्त स्थान छोड़ दिया था, जिसके एग्जाम्पल है स्कैंडियम के स्थान पर उन्होंने एका बोरॉन, गैलियम के स्थान पर उन्होंने एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के स्थान पर उन्होंने एका सिलिकॉन नाम रख के उनका रिक्त स्थान छोड़ दिया था। एका बोरॉन को तो सिलिकॉन वो स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया गया। कब? जब ये तत्व खोज लिए गए। क्लियर होगी बात सबके? तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या कहलाई आप लोगों की उपयोगिता। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के हम दोष पढ़ लेते हैं। दोष दोष मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सबसे पहला दोष मैंने लिखा है हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन का स्थान आज भी विवादास्पद स्थिति में बना हुआ है, उस समय भी था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का यह अच्छा दोष है, हाइड्रोजन का स्थान। अर्थात मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग में भी शामिल किया व 7th ए वर्ग में भी शामिल किया। अर्थात हाइड्रोजन का स्थान अस्पष्ट है, अनिश्चित है। क्लियर हो जानी चाहिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए वर्ग व 7th ए वर्ग दोनों वर्गों में रखा गया। अर्थात हाइड्रोजन का स्थान अस्पष्ट, अर्थात हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। इसलिए हाइड्रोजन को घुमंतु तत्व, इसलिए हाइड्रोजन को घुमंतु तत्व, आवारा पशु कहा जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को घुमंतु तत्व या आवारा पशु कहा जाता है,
क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान अस्पष्ट है, अनिश्चित है, अर्थात इन्हें दो वर्गों में शामिल किया गया है, फर्स्ट ए वर्ग और सेवंथ ए वर्ग। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों का अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा था, लेकिन भविष्य में जब अक्रिय गैसें खोजी गई तो उन्हें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। इसलिए यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी का दोष है कि उन्होंने अक्रिय गैसों के लिए रिक्त स्थान नहीं छोड़ा। अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने रिक्त स्थान नहीं छोड़ा, अर्थात अक्रिय गैसों के लिए मेंडलीफ ने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। अक्रिय गैसें जब खोजी जाएंगी तो उन्हें आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर रखा जाएगा, इन सभी के बारे में मेंडलीफ समझाने में कैसा रहा, असमर्थ रहा। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या रहा, सेकंड दोष रहा। थर्ड दोष है आप लोगों का समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए भी किसी भी प्रकार के बारे में नहीं बताया गया कि भविष्य में जब समस्थानिक खोजे जाएंगे तो उन्हें आवर्त सारणी में कौन सा स्थान दिया जाएगा, किस स्थान पर रखा जाएगा। जबकि ये पता था कि किसी न किसी तत्व के समस्थानिक जरूर हैं, तत्वों के समस्थानिक होते हैं, लेकिन मेंडलीफ ने समस्थानिकों के बारे में भी अपनी आवर्त सारणी में किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का क्या था, दोष था। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, समस्थानिकों का स्थान देने में मेंडलीफ असमर्थ रहा। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्व की यदि हम बात करना चाहें तो एफ ब्लॉक की तत्वों की बात होगी यहां। तो मैं आपको बता देता हूं दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान आवर्त सारणी से बाहर दिया गया। कहां दिया गया, आवर्त सारणी से बाहर। अर्थात दुर्लभ मृदा तत्वों को मेंडलीफ ने आवर्त सारणी से बाहर स्थान दिया, लेकिन उसका कारण अस्पष्ट था। स्थान आवर्त सारणी से बाहर था, जिसका कारण अस्पष्ट था। उसके बाद पांचवा है समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया। और छठा है असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में स्थान दिया गया। जैसे इस वाले एग्जाम्पल की हम बात करें कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया।
इसका मतलब ये है कि बहुत से तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म बिल्कुल समान थे, उन्हें तो अलग वर्गों में रख दिया, और जिनके गुणधर्म समान असमान थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया। कई जगह आवर्त सारणी में इस तरह की स्थिति स्पष्ट हुई है। तो ये सभी जो है गुण हैं ये आवर्त सारणी के यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या है बेटा, दोष है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आज आप लोग की पूर्ण होती है। आप लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता पढ़ ली थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हेनरी मोजेले की आवर्त सारणी के बारे में।